15 से 16 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या पहले जैसा रहता है कि इसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं चलने के बाद। ये गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए। ट्रैफिक में अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हो, बार बार क्लच दबा रहे हो, तो आपकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो भाई तो बहुत जल्दी 15,000 पे आपको क्लच प्लेटें इसकी चेंज करानी पड़ सकती हैं। इसका इनिशियल और इसका जो पिकअप है ना, बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ख़तरनाक। मैं सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों सन 2026 में अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आज मैं आपको इसकी एक डिटेलिंग बताने वाला हूं। आफ्टर जब 15 या 16 हज़ार किलोमीटर आप गाड़ी चला लेते हो तो उसके बाद इस गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है, क्या सेम ही इसकी पावर रहेगी 16 हज़ार किलोमीटर के बाद, या इसकी क्लच प्लेटें आपको बहुत जल्दी चेंज करानी पड़ेगी, या फिर 16 हज़ार किलोमीटर के बाद एक नए जैसा ही परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो इस सारी चीज़ों पे आप ऑन राइड हम आपसे बात करने वाले हैं। और बहुत से लोगों के कुछ मन में चल रहा होगा इसके लिए क्वेरीज लेके, तो वो भी सारी क्वेरीज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। एंड में शायद आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा कि क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि N250 बजाज ने जो गाड़ी ये बनाई है, ये अपने अमाउंट के सेगमेंट में बहुत ही पावरफुल और अच्छी मशीन है, जो कि सबसे अच्छा पावर जो है प्रोड्यूस करती है अभी तक का। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं राइड, और आपको बताते हैं इस आफ्टर 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड माइंड में था ये चीज़ें, कैसे सिटी में क्या कंफर्टेबल गाड़ी रहती है कि नहीं रहती है, और आफ्टर 15 से 16 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या पहले जैसा रहता है कि इसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं चलने के बाद, और क्या लगता है कि आपको क्लच प्लेटें बदलवानी चाहिए, या इन चीज़ों से संबंधित जो आज बात है आज हम पल्सर N250 में करने वाले हैं ऑन राइड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ कि ये गाड़ी किन लोगों को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए। तो N250 अगर आप ले रहे हो, अभी बजट फ्रेंकली है तो बहुत सस्ती भी हो गई है, तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मगर किन को लेना चाहिए, किन को नहीं, वो सुनो। अगर आप ऑफिस वर्क में काम करते हैं, ऑफिशियली यूज है आपका, जैसे मान लो आपका 20 से 25 किलोमीटर रोज का चलना उलना होता है गाड़ी का, तो आपको, और आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। मान लो आपको बार बार क्लच का यूज़ करना, बहुत लंबा जाम लगता है, जैसे हमारे दिल्ली में लगता है, बुरी तरीके से जाम लगता है। अगर इस तरीके की आपकी सिटी और आप ले रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम ये होने वाली है क्योंकि अगर इस ट्रैफिक में अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हो, बार बार क्लच दबा रहे हो, तो आपकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़, गाड़ी का पिकअप ज़्यादा है, तो आप इतनी चीज़ों में नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना हाई जाम में चलाओगे तो आपके हाथ पैर भी बहुत दर्द करेंगे भाई, ये तो फैक्ट है। गाड़ी थोड़ा स्पोर्टी है तो थोड़ा सा ये चीज़ तो का तो लॉस है। और दूसरी चीज़, माइलेज तो देखो, आपको सिटी के अंदर अगर आपका ज़्यादा जाम वगैरह लगता है तो माइलेज तो ऑब्जेक्ट सी बात है बहुत कम मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी मेन चीज़ ये कि आपको मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगी, बहुत जल्दी इसकी क्लच प्लेटें चली जाएंगी आपकी। और मेनली चीज़ है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी एक तरीके की, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी एक तरीके की। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका जहाँ पे अगर आप जाम बहुत है, आपको हर एक ही रूट पे बहुत जाम मिलता है, उस पर्पज़ से ले रहे हो, तो आपको लेना बेकार है ये गाड़ी, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आप पैसे कॉस्ट खर्चे करते रहोगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब ज़्यादा जाम कहीं लगता है ना और अटकना पड़ता है जामों में, तो उनके लिए कम सीसी की गाड़ियाँ बेटर रहती है, क्योंकि उनको टॉर्क कम होते हैं, तो वो झपट झेल जाती है वहाँ पे और चीज़ें स्मूथली चलती रहती हैं। और हाई टॉर्क वाली गाड़ियाँ नहीं चलते। कभी आपने देखा है या कभी सुना है कि जैसे कभी हाई स्पोर्ट सीसी गाड़ी अब ट्रैफिक में चले, हाँ बाकायदा कोई ऑप्शन नहीं है तो भले लेके चल देते हैं, अदरवाइज कोई भी हैवी सीसी की गाड़ी जो है वो ट्रैफिक में लेके नहीं चलता। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक। अब किनको लेना चाहिए ये, इस पर बात करते हैं। तो भाई उन लोगों को लेना चाहिए जिसका 50-60 किलोमीटर भी अगर रोज़ का जाना है और रोड पे उतना जाम नहीं लगता है और रोड क्लियरेंस अच्छी है, तो आप ले सकती हो। उसमें आपको गाड़ी माइलेज भी प्रोवाइड करेगी, क्लच प्लेटों पे भी कोई जोर नहीं आएगा, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो उन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि उसका प्लस पॉइंट यही है, परफॉर्मेंस तो है, ये मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचाती गाड़ी है।
और चलाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है एकदम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आप तरफ 15 से 16 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस रहता है। मतलब गाड़ी पहले जैसे रिएक्ट करती है, इसके रिएक्शन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर किसी के, ये पहली चीज़ तो चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाड़ी को डे 1 से चला कैसे रहा है। अगर आप तेज़ी से स्टार्टिंग में चला रहे हो और हाई आरपीएम एकदम से खींच देते हो, मतलब एकदम से एक्सीलरेटर लेके गाड़ी भगा रहे हो, तो आपका मेंटेनेंस लगने वाला है। तो भाई तो बहुत जल्दी 15,000 पे आपको क्लच प्लेटें इसकी चेंज करानी पड़ सकती हैं। और अगर आप स्मूथली गाड़ी चलाने वाले हो, अच्छा परफॉर्म चलाते हो गाड़ी, कोई लैग नहीं मारते, कोई भागा भागी नहीं करते मतलब में, या गाड़ी के इंजन पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर जनरेट नहीं करते, तो उसके लिए बढ़िया है। उस पर आप आराम से चला सकते हो कि आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। हाँ, बस थोड़ा सा ही दिखेगा कि ऐसा लगेगा कि हाँ जैसे नई आई थी, हल्का सा एक्सीलेटर दबा तो गाड़ी तगड़े तरीके से भागती थी, और अब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया है गाड़ी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको थोड़ा सा लग सकता है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो और ये चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। बाकी जिन गाड़ी का यूजेस है, जो राइड करते हैं, जो घूमना पसंद करते हैं, जो स्टूडेंट हैं अपने स्कूल वगैरह के लिए ले जाना चाहते हैं, एक इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं लोगों पे कि हाँ चीज़ है, एक दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव और स्पोर्टी, हाई स्पोर्टी, एग्रेसिव भी चीज़ें लगे हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन N250 से बेटर कुछ नहीं है। M250 ले सकते हो, जिसमें आपका माइलेज भी मेंटेन रहेगा इस कंडीशन में, और थोड़ा रुतबा भी अलग ही रहेगा। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं भाई NS 400 भी तो ले सकते हैं इसमें। तो मैं कह सकता हूँ कि NS 400 आप ले तो सकते हो, मगर NS 400 मेरे भाई मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो आपको, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपका ऑफिस आना जाना है, तो उसके लिए तो यार मुश्किल है, क्योंकि वो एवरेज भी कम देगी आपको, माइलेज और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है थोड़ी सी उसकी गाड़ी, क्योंकि 400 सीसी की गाड़ी है, तो मेंटेनेंस है, ऑब्जेक्ट सी बात है कि मेंटेनेंस ज़्यादा ही होगा उसका। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बाकी कंपैरिजन में आपको बता ही दिया है कि किन को लेनी चाहिए गाड़ी, किन को नहीं, तो आप डिसाइड कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है चीज़ें और बढ़िया चल सकती हैं, तो आप ले सकते हो गाड़ी, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ तो ऑप्शन बहुत सारे हैं मार्केट में, कोई भी ले सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताना और चाहूँगा, N250 में सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है? N250 में सबसे अच्छी इसका इनिशियल और इसका जो पिकअप है ना, बहुत ख़तरनाक है भाई, बहुत ख़तरनाक। मैं अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो का डालता हूँ ना, तो सामने से मैं अगर किसी चैलेंजेस को रख देता हूँ, जैसे मान लो कि कोई भी अगर जैसे बहुत से लोग होते हैं, पंगे लेने की लोगों की आदत होती है, तो जैसे 150 सीसी वाले, R15 वाले हैं, MT वाले हैं, तो ये हमें कमेंट करते हैं कि भाई आप आओ, आप हमसे रेस लगाओ। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि भैया देखो, रेस लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों में जीतना तो एक ही को है। और ऑब्जेक्ट सी बात है कि N250 पावर की गाड़ी है, ठीक है, टॉर्क ज़्यादा है उसमें, और MT-15 में 150 सीसी की गाड़ी है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? अननेसेसरी इंजन पे लोड देने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे भाई। ठीक है, तो मैं उनसे रेस नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा जो मेरी गाड़ी के बराबर वाला होगा उसी से रेस लगाऊंगा। किसी छोटी गाड़ी पे रेस लगाने का मतलब ही नहीं बनता किसी भी एंगल से। और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप रेस लगाओ अपनी छोटी वाली गाड़ी से, तो ऑब्वियस की बात है जीतोगे तुम ही, क्योंकि तुम्हारे बाइक में ज़्यादा पावर है तो तुम ही जीतोगे। तो उससे क्यों फालतू उसकी बेचारे के गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड देना है, अननेसेसरी लोड देना और ये सारी चीज़ें करना, तो वो मतलब ही नहीं बनता। देखो मैं रोज़ इस जाम पे निकलता हूँ, और आप ये जाम देख रहे हो, तगड़े वाला जाम लगता है। देखो देखो ये कहाँ जा रहा है गाड़ी वाला, है तगड़े वाला जाम यहाँ पे लगता है। आप देख रहे हो जाम की हालत देखो पहले आप, है ये देखो मैं जहाँ तक दिखा रहा हूँ आपको। और ये किलोमीटर लंबा जाम लगता है। अभी तो मैं अंडरपास से आया हूँ, तो मैं थोड़ा सा मतलब आधा 1 किलोमीटर मैंने बचा लिया है अपना, मगर यहाँ पे क्लच का यूज़ ज़्यादा होता है। मैं ये गाड़ी यहाँ पे चलाता नहीं हूँ, यहाँ पे मैं कभी कभी, आज मुझे शूट करना था और कंटेंट लाना था आप लोगों की कमेंट्स पे, तो मैं यहाँ पे इस रूट से निकल के आया हूँ, तो आज मुझे गाड़ी लेके आनी पड़ी है। अगर मैं इस जाम में अगर मैं चलाता रहूँगा ना, तो 100% मेरी गाड़ी की हत्या हो जानी है। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, होंडा की लीवो है, मैं अपनी वो गाड़ी चलाता हूँ इसमें आके, क्योंकि 110 सीसी गाड़ी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती जाम में चलाने में।
आप देखो कितना तगड़ा जाम लग रहा है। तो मेनली रीज़न इसलिए मैं मना करता हूँ कि अगर आप इस सिटी में हो, किसी ऐसी सिटी में वहाँ पे भी ऐसी हालत है, तो आप गाड़ी ना ही लो, वो बेटर है, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। आप बेच दो, कहोगे भैया आप बेच दो, बहुत खर्चा मांग रही गाड़ी, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आफ्टर 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये बाइक में थोड़ा सा कभी कभी लग जाता है कि वो पावर थोड़ी सी कम फील होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं चलाता भी हूँ कभी कभी जाम में, तो मुझे लग रहा है कि मेरे क्लच की प्लेटों पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर तो देखो पड़ता ही। गाड़ी जब चलेगी तो क्लच प्लेटें जो हैं घिसेंगी भी, तो जब आप नहीं लेके आते, तो जो नए जैसा एकदम परफॉर्मेंस रहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ड्रॉप होता रहता है। तो ये हर किसी गाड़ी के साथ होता ही होता है, बाकी कोई नहीं। और हल्के से परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ भी नहीं कराना गाड़ी में, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करवानी, कोई भी क्लच नहीं बदलवानी, आप उसे चलाओ। क्योंकि आप हो सकता है कि आपका जैसे कई लोगों को चलाते चलाते भी ना कंफर्टेबल मतलब ऐसा फील होने लगता है, क्योंकि हाथ बन जाते हैं उस तरीके से स्पीड पे और स्टीयरिंग पे, तो थोड़ा सा वो देखना पड़ता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लच वगैरह चेंज कराने की जरूरत नहीं है जल्दी, जब तक आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से पिकअप ना तोड़ दे कि हाँ भाई पिकअप टूट रहा है, गाड़ी में लोड पड़ रहा है इंजन में, वो फील हो जाता है भाई। इंजन भी बता देता है कि आपकी क्लच प्लेटें बेकार हो चुकी हैं और आपको अब एक्सचेंज कराने की ज़रूरत है। मगर कभी कभी जाम में चलाता हूँ या फिर ऐसे नॉर्मली इस एसोसिएशन में चलाता हूँ तो मुझे लगता है लैग है, मगर जहाँ मुझे हाईवे मिलता है वहाँ पे फिर से ऐसा लगता है कि नई वाली परफॉर्मेंस आ गई हो यार। तो N250 में यार देखो ना, मैं कुल मिला के आपको चीज़ें बताना चाहूँगा यार। N250 की मैंने इतनी सारी वीडियो डाल दी हैं, N250 की इतने रिव्यूज़ डाल दिए, इतनी चीज़ें डाल दी, आधा से ज़्यादा एक्सपर्ट तो हमने आप लोगों को बना ही दिया होगा N250 के बारे में, चाहे वो वारंटी रिलेटेड हो या कुछ भी रिलेटेड हो, चीज़ें हमने बताई हैं आपको प्रॉपर भाई। और मेन चीज़ यही है बस। और बाकी जल्दी अपनी राइडें आने वाली हैं यार, संडे राइड करेंगे, देखते हैं कहाँ की है, हम आपको अपडेट दे देंगे एक दिन पहले सैटरडे को कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आप में से कोई भी भाई अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि चलना है, तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। बेसिकली हम अपने N सीरीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, और जितने भी N सीरीज़ वाले भाई हमसे जुड़ेंगे फुल इंटरटेनमेंट कराएंगे, फुल मज़े दिलाएंगे और फुल एकदम मास्टरमाइंड बना देंगे बाइकों का। तो जल्दी हमारी बड़ी बड़ी राइडें आने वाली हैं, अभी थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं, बट अगले मार्च होली के बाद हमारी जो बड़ी राइडें हैं स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हमारी जो प्लानिंग है वो ऋषिकेश जाएंगे, उसके बाद स्पीति जाएंगे, फिर जून जुलाई में हम लद्दाख जाएंगे। तो ये हमारा आगे का प्लान है भाई, तो हमने आप लोगों को शेयर कर दिया जाने से पहले। बीच में हो सकता है कुछ चेंजेस भी आए तो आपको अपडेट हो जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी कैसे लग रही है आपको हमारी N250? थोड़ी सी हल्की फुल्की गंदी हो गई है, धूल मिट्टी में चलती है। आप इसकी चैन वॉश जिस दिन हम करवाएंगे जाके ना, चैन क्लीनिंग, उसी दिन भाई मेरे इसको भी वॉश करा लेंगे एक बारी, है ना। मैं अपनी गाड़ी की बहुत केयर करता हूँ भाई। लोग देखते हैं कहते हैं यार गाड़ी अभी लिए मेंटेनेंस बहुत अच्छे से की है। अरे यार गाड़ी है तो मेंटेनेंस करेंगे ना यार, गाड़ी को प्यार करते हैं, गाड़ी को चलाते हम ही हैं, तो फिर मेंटेनेंस भी तो हम ही करेंगे ना। तो हर 500 किलोमीटर में अपनी गाड़ी को चेंज कराता रहता हूँ, गाड़ी के इंजन को स्मूथ रखता हूँ। मैं इंजन को मौका नहीं देता कि भाई तू लोड ले, ठीक है ना, कल को तू हमारी चीज़ें ख़राब करे, खर्चा हमारा बढ़ाएगा। तो उससे बैठ देखो कैसे कैसे नमूने हैं, रॉन्ग साइड लेके चले आना है कारें, बताओ यार कैसी कैसी चीज़ें यार। कुछ नहीं हो सकता है दिल्ली का, या बाकी लोग अपनी जेब भरने में लगे हैं। कुछ लोग हैं जो सही है उसको गलत कर देते हैं, जो गलत है उसको सही कर देते हैं, बस यही चल रहा है। यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस जहाँ पे काम करनी चाहिए वहाँ करती नहीं है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करने पहुँच जाती है। तो वही चीज़ दिल्ली सरकार ने बनाया है कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी की सीज होगी, चालान कटेंगे, सब रॉन्ग साइड जा रहे हैं। 2-4 के चालान तगड़े तगड़े मारना स्टार्ट कर दो ना रॉन्ग साइड पे, अपने आप ही सबके दिमाग ठिकाने पे आ जाएंगे यार, दोबारा करेंगे नहीं। लोगों को पता है। अभी देखो क्या ही बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी छोड़ो, हम पे टॉपिक बात नहीं करते हैं, हमारा टॉपिक कुछ अलग ही है, ठीक है। देखो सिगरेट चल रही है भाई साहब, फील साउंड, वाह वाह वाह। यहाँ पर थोड़ा सा खतरा लगता है भाई, क्योंकि गाय भैंस गाड़ी कुछ भी यहाँ से टप पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन है। बाकी गाड़ी अपनी गंदी हो चुकी है, चलो कपड़ा मार देंगे, क्लीन हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ऐसी नई क्वारीज हम आपके लेके आते रहेंगे। आप भर भर के कमेंट देते रहो,
हम आपके कमेंट को रिप्लाई अपनी वीडियो के थ्रू लाते रहेंगे, ताकि मेरे भाई की कोई भी शंका हो किसी की भी मन में तो वो रहे ना अंदर, उसको हम प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।